हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन इंडिया। और दोस्तों, लूश एंड जीके के अंतर्गत ये हमारी तीसरी क्लास है। पहली दो क्लास में हम प्राचीन भारत के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर चुके हैं कुछ, और कुछ इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख लीजिए। पिछले पेपर्स के क्वेश्चन और आगामी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब हमने वहाँ डिस्कस किए हैं, तो आप वो क्लास जाके देख सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन पिछली क्लासों में हमने डिस्कस किए थे, लेकिन इस क्लास में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो भारतीय इतिहास की क्लास नंबर 3 है ये। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट। आज का मोटिवेशनल कोट है, जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। यानी कि दूसरे व्यक्तियों से तुलना करना बंद कीजिए और खुद मेहनत करके अपने मुकाम तक पहुंचिए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी उत्तर प्रश्न का क्वेश्चन का उत्तर आपको पता है और तो आप कमेंट में उत्तर दे सकते हैं या पहले आप मन में सोच सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही हो जाएगा, यानी श्रीगुप्त है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शन है हमारे पास मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्त है वो कुषाणों के सामंत थे। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? जी हाँ, हमें बताना है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। ऑप्शन है हमारे पास श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, घटोत्कच गुप्त ने, या समुद्रगुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने या चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की जो उपाधि है वो धारण की। अगला क्वेश्चन, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, और डी बंधु वर्मन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? जी हाँ, हमें बताना है कि गुप्त शासन के दौरान कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। ऑप्शन है हमारे पास भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, या वराहमिहिर। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप ऑप्शन में उत्तर दे सकते हैं, और वैसे इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, आर्यभट्ट है वो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार वी स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? जी हाँ, किसकी विजयों से प्रभावित होकर वी स्मिथ ने है वो उस राजा को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ऑप्शन है हमारे पास समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, या स्कंदगुप्त को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को विजय से प्रभावित होकर उन्होंने इसको भारत का नेपोलियन कह के पुकारा है। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ऑप्शन है हमारे पास कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, या चंद्रगुप्त। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? जी हाँ, हमें बताना है गुप्त राजवंश है वो किस लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन है हमारे पास कला एवं साहित्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए,
राजसभा में भूमिकर के लिए या साहित्यिक कार्यों के संरक्षण के लिए? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कला और साहित्य के लिए। गुप्त वंश है वो कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध था। और साथियों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। अगर किसी साथी को पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट करके बता दे, तो उसको पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? जी हाँ, हमें बताना है अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। ऑप्शन है हमारे पास हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? जी हाँ, हमें बताना है कवि कालिदास है वो किसके राजकवि थे। ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या हर्ष। कालिदास है वो किसके राजकवि थे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि कालिदास थे। अगला क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव मत से या शैव मत से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? ऑप्शन है हमारे पास कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नालंदा। उत्तर गुप्त युग में है जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह नालंदा विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध है वो किस शासक से है? ऑप्शन है हमारे पास ब्रह्मगुप्त से, चंद्रगुप्त प्रथम से, चंद्रगुप्त द्वितीय से या भानुगुप्त से। इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भानुगुप्त। एरण अभिलेख का संबंध है वो भानुगुप्त से है। अगला क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? जी हाँ, फाहियान एक चीनी राजदूत था। तो हमें बताना है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। हमें बताना है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा काल था? हमें बताना है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है वो कौन सा काल था। ऑप्शन है हमारे पास मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का गुप्त काल है वो स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो इस ऑप्शन है हमारे पास चीन, भूटान, अमेरिका या बर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर ए, चीन। फाहियान है वो चीन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? जी हाँ, हमें बताना है सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन है वो किस वंश का शासक था। ऑप्शन है हमारे पास शक, कणव, वाकाटक या सातवाहन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाकाटक। प्रवरसेन है वो वाकाटक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? जी हाँ, हमें बताना है किस गुप्तकालीन शासक को वो कविराज कहा गया है। ऑप्शन है हमारे पास श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्रगुप्त है उसको कविराज कहा गया है। अगला क्वेश्चन, स्कंदगुप्त को किस लेख में सक्रोपम कहा गया? ऑप्शन है हमारे पास कहोम स्तंभ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या मंदसौर अभिलेख। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कहोम स्तंभ लेख। कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को
स्क्रोपम कहा गया। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के राजा मेघ ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ऑप्शन है हमारे पास प्रयाग, बोध गया, कुशीनगर या अमरावती। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोध गया। अगला क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म है सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन है हमारे पास मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या सैंधव काल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का है वो गुप्त काल में आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? जी हाँ, हमें बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि है वो कब धारण की। ऑप्शन है हमारे पास शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद या चांदी सिक्के जारी करने के बाद या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शकों का उन्मूलन करने के बाद। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पिछले एग्जाम में आया हुआ भी है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास शिव, विष्णु, बुद्ध या सूर्य। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है वो विष्णु थे। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? जी हाँ, हमें बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। ऑप्शन है हमारे पास बाल्हिक प्रदेश जीतने के बाद, हुणों को परास्त करने के बाद, शकों को परास्त करने के बाद या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शकों को पराजित करने के बाद। अगला क्वेश्चन, महरौली यानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? जी हाँ, हमें बताना है जो महरौली में स्थित लौह स्तंभ है उसका निर्माण किस सदी में हुआ। ऑप्शन है हमारे पास चतुर्थ सदी में, सातवीं सदी में, तृतीय सदी में या द्वितीय सदी में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चतुर्थ सदी में। अगला क्वेश्चन, फाहियान और हैंसांग ने किन शासक के राज्यों को देखा? यानी कि हमें बताना है फाहियान और हैंसांग ने किन शासक है उनके राज्यों को देखा था। ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष कर्मशय, हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कर्मशय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्ण देवराय कर्मशय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन कर्मशय। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन कर्मशय, इनके शासनकाल को फाहियान और हैंसांग ने देखा था। अगला क्वेश्चन, धन्वंतरी कौन थे? यहाँ हमें बताना है धन्वंतरी है वो कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कई प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ऑप्शन सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार या ऑप्शन डी अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक थे जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? जी हमें बताना है गुप्तकालीन शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की थी। ऑप्शन है हमारे पास राजतंत्रात्मक, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी गणतंत्रात्मक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली है वो राजतंत्रात्मक थी। अगला क्वेश्चन, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? जी हमें बताना है जो चीनी यात्री फाहियान था उसके द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, नंबर 2 बौद्ध राज्यों का या गौतम बुद्ध के उपदेशों का या बुद्ध मंदिर विहारों का। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। यानी फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन,
गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोच्च या श्रेष्ठ मंदिर निम्न में से कौन सा है? जी हमें बताना है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोच्च या श्रेष्ठ मंदिर निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास भितरगाम का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर, डी तिगवा का विष्णु मंदिर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर। जी हाँ, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो गुप्त कला का सर्वोच्च या श्रेष्ठ मंदिर है। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में निम्न में से किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? जी हाँ बताना है अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें से किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर है गुफा नंबर 14, 15, 16। ऑप्शन नंबर बी है गुफा नंबर 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी 16, 17 एवं 19, या ऑप्शन नंबर डी सभी गुफाओं का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्तकाल के दौरान गुफा नंबर 16, 17 एवं 19 का निर्माण गुप्तकाल के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन, अमरकोश के लेखक अमर सिंह की शासक किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक है अमर सिंह है वो किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ऑप्शन है हमारे पास समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। अमर सिंह है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में जो प्रारंभ हुआ था गुप्त संवत, उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जी हमें बताना है गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय है वो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? जी हमें बताना है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ है वो किस उपलक्ष्य में किया। ऑप्शन है हमारे पास अपने ध्वजारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपने ध्वजारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने शक संवत है वो प्रारंभ किया था, सॉरी गुप्त संवत है वो प्रारंभ किया था। अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशैन किस शासक का दरबारी कवि था? जी हाँ हमें बताना है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशैन किस शासक का दरबारी कवि था। ऑप्शन है हमारे पास समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशैन है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमें बताना है गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, ऑप्शन बी कला व साहित्य के क्षेत्र को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के कारण, ऑप्शन सी प्रचुर मात्रा में श्रवण सिक्के चलाए जाने के कारण, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के कारण। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कला व साहित्य के क्षेत्र को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के कारण गुप्तकाल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, सारनाथ के दमेकु स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? जी हाँ हमें बताना है सारनाथ के दमेक स्तूप है उसका निर्माण किस काल में हुआ। ऑप्शन है हमारे पास मौर्य, कुषाण, शुंग या गुप्त। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुप्त काल में। सारनाथ के दमक स्तूप का निर्माण है वो गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्तकाल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? जी हाँ हमें बताना है गुप्तकाल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है हमारे पास दिनार, ऑप्शन बी कार्षार्पण, ऑप्शन सी निष्क या ऑप्शन डी काकिनी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिनार।
गुप्तकाल के सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? जी हाँ, हमें बताना है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। ऑप्शन है बाणभट्ट, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी हरिसेन या ऑप्शन डी कालिदास। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कालिदास। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से काल में हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप कमेंट में इसका उत्तर करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से काल में हुई? ऑप्शन आपके पास है मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या शुंग काल। आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है वो कौन से काल में हुई। अगला क्वेश्चन, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन ए उपज का चौथा भाग, ऑप्शन बी उपज का छठा भाग, ऑप्शन सी उपज का आठवां भाग और ऑप्शन डी उपज का आधा भाग। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गुप्त काल में भू राजस्व की दर है वो उपज का छठा भाग थी। अगला क्वेश्चन, नगरों का पत्तन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? यहाँ हमें बताना है नगरों का पत्तन है वो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन है हमारे पास गुप्त काल, ऑप्शन बी प्रतिहार काल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट या ऑप्शन डी सातवाहन युग। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुप्त काल। नगरों का पतन है वो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? जी हाँ, हमें बताना है किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम है वो अनुदान में दिए थे। ऑप्शन है हमारे पास गुप्त वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी प्रतिहार। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं मंदिरों को ग्राम है वो सबसे अधिक अनुदान में दिए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? यानी बताना है कि दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसके प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ है वो किसकी याद में या किसकी स्मृति में है। ऑप्शन है हमारे पास अशोक, चंद्र, हर्ष या नंगपाल। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्र। चंद्र की स्मृति में है। अगला क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित माल विकाग्नि मित्र नामक नाटक का नायक कौन था? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अग्निमित्र है इसका मुख्य नायक था। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? जी हमें बताना है समुद्रगुप्त है उसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है वो उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। ऑप्शन है हमारे पास एरण अभिलेख में, ऑप्शन बी गया अभिलेख में, ऑप्शन सी नालंदा के अभिलेख में या ऑप्शन डी प्रयाग के अभिलेख में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रयाग के अभिलेख में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? जी हाँ, यानी स्त्रियों को पुरुषों के बराबर हक और अधिकार प्राप्त थे। ऑप्शन है हमारे पास गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में या इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ऑप्शन है हमारे पास मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त वंश या गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश है वो हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? जी हाँ, हमें बताना है कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। ऑप्शन है हमारे पास मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम और जानकी हरण। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जानकी हरण।
यानी ये ऊपर वाले 3 नाटक है वो कालिदास ने लिखे हैं और ये जानकी हरण है वो कालिदास ने नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अजंता गुफाओं के सरीखी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? यानी मतलब अजंता गुफाओं के सरीखी मतलब अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में भी हैं, तो मध्य प्रदेश में कहाँ हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए बाग या धार में, ऑप्शन नंबर डी उदयगिरी यानी विदिशा जिले में, या ऑप्शन नंबर सी मांडू में, या ऑप्शन नंबर डी कहीं नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश जिले के बाग यानी धार जिले में है वो अजंता के जैसी गुफाएं स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, गुप्त वंश की शासन अवधि क्या थी? ऑप्शन है हमारे पास 319 से 500 ईस्वी, 319 से 324 ईस्वी, 324 से 375 ईस्वी, या 566 से 597 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 319 से 500 ईस्वी। गुप्त वंश की शासन अवधि 319 से 500 ईस्वी थी। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा कौन से काल में आरंभ हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है। बाल विवाह की प्रथा कौन से काल में आरंभ हुई? ऑप्शन है हमारे पास मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, या हर्षवर्धन के काल में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा है वो गुप्त काल में प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के हैं वो किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन है हमारे पास कुषाण काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, या ऑप्शन डी यवन काल में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्त काल में। सोने के सिक्के हैं वो सर्वाधिक गुप्त काल में जारी किए गए। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? जी हमें बताना है यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास भगवत गीता, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी कुमार संभवम, या ऑप्शन डी कामसूत्र। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम है वो यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? जी हाँ हमें बताना है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। ऑप्शन है हमारे पास भितरगांव लेख से, ऑप्शन बी विलसद स्तंभ लेख से, ऑप्शन सी एरण अभिलेख से, या ऑप्शन डी भीतरी स्तंभ लेख से। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एरण अभिलेख से। सती प्रथा का पहला उल्लेख है वो एरण अभिलेख से मिलता है। उस समय शासक भानुगुप्त था। और साथियों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो के कमेंट में मैं आपको पीडीएफ की लिंक दे दूंगा। जिस साथी को पीडीएफ चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को जो जितने भी दोस्त देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, हमें बताना है जो गुप्त काल के जो शासक थे उनको क्रम अनुसार हमें बताना है। गुप्त काल के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाइए। ऑप्शन या हमें नाम दिए हुए हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। तो इसके क्रम देखते हैं हम। क्रम होंगे इसके 1 2 3 5 और 4, यानी कि पहले पे आ जाएगा चंद्रगुप्त, दूसरे पे आ जाएगा समुद्रगुप्त, तीसरे पे चंद्रगुप्त द्वितीय, और चौथे पे आ जाएगा कुमारगुप्त, और पांचवें पे आएगा स्कंदगुप्त। यानी कि 1 से 3 तक तो ये बिल्कुल सही है, 1 से 3 तक तो ये बिल्कुल सही है। चौथे और पांचवें में फेरबदल है, यानी कि कुमारगुप्त पहले आएगा और स्कंदगुप्त बाद में आएगा। तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 पर चंद्रगुप्त, नंबर 2 पर समुद्रगुप्त, नंबर 3 पर चंद्रगुप्त द्वितीय, और नंबर 4 पर कुमारगुप्त, नंबर 4 पर कुमारगुप्त, और नंबर 5 पर स्कंदगुप्त हो जाएगा। यानी इसका सीक्वेंस हो जाएगा 1 2 3 5 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है हमारे पास बयाना भरतपुर, ऑप्शन बी देवगढ़ झांसी से, ऑप्शन सी बुमरा मध्य प्रदेश से, ऑप्शन डी तिगवा मध्य प्रदेश से। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बयाना भरतपुर से। बयाना भरतपुर से है वो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर है वो प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास कुमारगुप्त प्रथम,
ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम है, इस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इसके अंदर हमें दो कथन दिए हुए हैं, कथन ए और कथन आर। इनको पढ़ के हमें इसका उत्तर देना है। तो देखते हैं, कथन ए क्या है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। यह कथन ए हो गया। कथन बी है या कथन आर है, मतलब गुप्त काल में संबंधी व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। इन दो कथनों को पढ़ के हमने आगे ऑप्शन पढ़ के उत्तर देना है। तो कथन हमने पढ़ लिए, उत्तर देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। दोबारा कथन पढ़ते हैं हम। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा, गुप्त काल में संबंधी व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। यानी कथन दोनों सही है किंतु जो कथन है वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित एक पत्तन से संचालित होता था। हमें बताना है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार है वो निम्नलिखित कौन से पत्तन से संचालित होता था। ऑप्शन है हमारे पास ताम्रलिप्ति से, ऑप्शन बी बड़ौत से, ऑप्शन सी कल्याण से या ऑप्शन डी कामरे से। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ताम्रलिप्ति से। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। ऑप्शन है रूपक, ऑप्शन बी कार्षार्पण, ऑप्शन सी दिनार या ऑप्शन सी पण। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के है वो रूपक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन, वराह मिहिर किससे संबंधित थे। जी हमें बताना है वराह मिहिर है वो किससे संबंधित थे। ऑप्शन है हमारे पास चिकित्सा, नाटक, खगोल विज्ञान या गणित। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खगोल विज्ञान। वराह मिहिर है वो खगोल विज्ञान से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमें बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। ऑप्शन है हमारे पास धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या विदिशा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उज्जैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के इसे आप नोट कर लीजिएगा। कालिदास की किस कृति की गिनती है वो विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। ऑप्शन है हमारे पास ऋतु संहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम या कुमार संभवम। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शकुंतलम। अगला क्वेश्चन, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय है वो निम्न में से किसको है। तो ऑप्शन है हमारे पास कुषाण युग को, गुप्त युग को, मौर्य युग को या वर्धन युग को। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय है वो गुप्त युग को जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। यहाँ हमें गौर से प्रश्न पढ़ के उत्तर देना है। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। ऑप्शन है स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, ऑप्शन बी हुणों का आक्रमण, ऑप्शन सी प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ऑप्शन डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह है वो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। यही हमें बताना था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह है वो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर अपने आप को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या सकंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है हमारे पास आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी। यहाँ हमें बताना है वह भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? जी हमें बताना है जो गुप्तकालीन पुस्तक है नवनीतकम उसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन है हमारे पास खगोल शास्त्र से, गणित से, चिकित्सा से या धातु विज्ञान से। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नवनीतकम का संबंध है वो चिकित्सा से है। अगला क्वेश्चन, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? जी हमें बताना है तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामगुप्त। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक है वो रामगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कौन से शासक से संबंधित है? जी हमें बताना है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो कौन से शासक से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या बुद्धगुप्त। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कार्तिकीय प्रकार की मुद्रा कौन से शासक से संबंधित है? कार्तिकीय प्रकार की मुद्रा है वो कौन से शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्तिकीय प्रकार की मुद्रा है वो कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परम भागवत की उपाधि कौन से शासक ने धारण की? जी हाँ हमें बताना है परम भागवत की उपाधि कौन से शासक ने धारण की? ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त प्रथम। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। परम भागवत की उपाधि है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम धारण की। हाँ दोस्तों, अगर किसी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट करके बता दे। वीडियो को लाइक कर दें सभी दोस्त और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन और वीडियो लगातार इस चैनल पर अब आती रहेंगी। अगला क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त कौन से शासक की पत्नी का नाम था? जी हाँ हमें बताना है प्रभावती गुप्त है वो कौन से शासक की पत्नी का नाम था? ऑप्शन है हमारे पास रामगुप्त, समुद्रगुप्त, रुद्रसेन द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रुद्रसेन द्वितीय। प्रभावती गुप्त है वो रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्व राज्योछेता। सर्व राज्योछेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला इसकी उपाधि है वो किसने धारण की? सर्व राज्योछेता की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने है वो ये उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से अनुमूलन किया? किस अंतिम शक शासक ने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया?
तो हमें बताना है रुद्र सिंह को किसने पराजित किया और शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया। ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमार वर्मन। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन, पंच सिद्धांतक के रचनाकार कौन थे? पंच सिद्धांतक के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, धन्वंतरी या आर्यभट्ट। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वराहमिहिर। पंच सिद्धांतक के रचनाकार है वो वराहमिहिर थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, इस झील की दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? जी हाँ, हमें बताना है सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत है वो किसने करवाई। तो ऑप्शन है हमारे पास समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत है वो स्कंदगुप्त ने करवाई। अगला क्वेश्चन, विषयपति किसका प्रशासक होता था? जी हाँ, हमें बताना है विषयपति है वो किसका प्रशासक होता था। ऑप्शन है हमारे पास भुक्ति, ऑप्शन नंबर बी विषय यानी जिला का, ऑप्शन नंबर सी नगर का या ऑप्शन नंबर डी ग्राम का। तो इस क्वेश्चन का हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है तो उसका उत्तर भी पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल सही है यानी कि विषयपति है वो विषय या जिला का प्रशासक होता था। अगला क्वेश्चन, मिहिर कुल का संबंध किससे था? जी हमें बताना है मिहिर कुल का संबंध है वो किससे था। ऑप्शन है हमारे पास गुप्त, हूण, कुषाण या मौखरी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिहिर कुल का है वो हूण वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? यानी कनौज को सर्वप्रथम महत्ता है वो किसने प्रदान की? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी गुप्त, ऑप्शन नंबर सी मौखरी, ऑप्शन नंबर डी कुषाण। तो चार ऑप्शन में से हमारा उत्तर होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मौखरी। अगला क्वेश्चन, वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की। जी हाँ, हमें बताना है वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की। ऑप्शन है हमारे पास स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? जी हाँ, हमें बताना है कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ है वो वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। ऑप्शन है हमारे पास उसकी पूरा विशेषता के कारण, ऑप्शन बी उसकी चमक दमक के कारण, ऑप्शन सी उसकी कठोरता के कारण या ऑप्शन डी उसकी जंगरोधकता के कारण। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उसकी जंगरोधकता के कारण, क्योंकि उसे काफ़ी बहुत ज़्यादा साल हो गए बनाए हुए लेकिन अभी तक उसमें जंग नहीं लगी है। तो वैज्ञानिक हैरान है कि ये कौन से लोहे से बना है जिसके कारण इसके अभी जंग नहीं लगी है। तो अपने जंगरोधकता के कारण है वो वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल दो उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक जनता गुफाओं में किया गया चित्रांकन गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? यानी कि हमें गुफा चित्रांकन से संबंधित बताना है कि एक तो जनता गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और दूसरा चित्रांकन कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास बाघ गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमेश ऋषि गुफा या नासी गुफाएं। तो इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरी गुफाएं हैं वो बाघ गुफाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत कहाँ स्थित है? जी हाँ, बताना है पुंड्रवर्धन भुक्ति या प्रांत है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या असम में। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर बंगाल में। अगला क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? जी हाँ, हमें बताना है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त।
तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक है वो समुद्रगुप्त था। अगला क्वेश्चन, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यबुंती वंश की स्थापना किसने की? जी हमें बताना है थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यबुंती वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है हमारे पास राज्यवर्धन, ऑप्शन बी आदित्यवर्धन, ऑप्शन सी पुष्यबुंतीवर्धन, ऑप्शन डी नरवर्धन। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुष्यबुंतीवर्धन। अगला क्वेश्चन, वाकाटक राज्य की राजधानी कौन सी है? हम बताना है वाकाटक राज्य की राजधानी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है थानेश्वर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी पुरी का, ऑप्शन डी वल्लभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुरिका। वाकाटक राज्य की राजधानी है वो पुरिका थी। अगला क्वेश्चन, वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास विंध्य शक्ति, ऑप्शन बी भट्टारक, ऑप्शन सी शानवर्मा या ऑप्शन डी पुष्यबुंती। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विंध्य शक्ति। वाकाटक राजवंश का संस्थापक है वो विंध्य शक्ति था। अगला क्वेश्चन, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? ऑप्शन है हमारे पास बंगाल को, ऑप्शन बी कनौज को, ऑप्शन सी वैजयंती या बनवासी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विजयंती या बनवासी को। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और उसने अपनी राजधानी है वो विजयंती या बनवासी को बनाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन है हमारे पास कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या हर्षवर्धन। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर्षवर्धन। हर्षवर्धन है वो अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिश्चरित किसके द्वारा लिखी गई? हरिश्चरित है वो किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है हमारे पास कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या व्यास। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाणभट्ट। हरिश्चरित है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? जी हाँ हमें बताना है हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री है वो भारत आया था। ऑप्शन है हमारे पास फाहियान, इत्सिंग, मैगस्थनीज या हैंसांग। तो ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हैंसांग। हर्षवर्धन के समय में हैंसांग है वो भारत आया था। अगला क्वेश्चन, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? जी हाँ हमें बताना है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। ऑप्शन है हमारे पास महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या प्रांतक प्रथम। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को है वो द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? जी हमें बताना है बाणभट्ट है वो किस सम्राट के दरबारी कवि थे। ऑप्शन है हमारे पास विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर्षवर्धन। हर्षवर्धन है वो बाणभट्ट के राज दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन है हमारे पास ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन बी बंसखेड़ा अभिलेख, ऑप्शन सी हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन डी हैंसांग के वर्णन में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख से
हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन, प्रतापशील, हूण, हरिणकेसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? ये हमें बताना है। प्रतापशील, हूण, हरिणकेसरी, महाराजाधिराज, ये उपाधियां है वो किस शासक की थी? ऑप्शन है हमारे पास नरवर्धन, ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन सी आदित्य वर्धन, ऑप्शन डी राज्यवर्धन। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रभाकर वर्धन। ये उपाधियां है वो प्रभाकर वर्धन की थी। अगला क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? जी हमें बताना है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी एवं थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है हमारे पास प्रयाग, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कन्नौज या ऑप्शन डी राजगृह। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी है वो थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन, सकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया है? जी हमें बताना है। सकलोत्रा पथनाथ है वो किसे कहा गया है? ऑप्शन है हमारे पास कनिष्क, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या राज्यवर्धन। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्षवर्धन। सकलोत्रा पथनाथ है वो हर्षवर्धन को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? जी हमें बताना है। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या हर्षवर्धन। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक। हेनसांग ने अशोक को शिलादित्य कहा है। अगला क्वेश्चन, बंगाल का कौन शासक हर्ष का समकालीन था? ऑप्शन है हमारे पास शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन द्वितीय या भास्कर वर्मा। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शशांक। शशांक है वो हर्ष का समकालीन था। अगला क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी पर हर्षवर्धन को पराजित किया था? जी हमें बताना है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी पर हर्षवर्धन को पराजित किया था? ऑप्शन है हमारे पास महानदी, ताप्ती, नर्मदा या गोदावरी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा। यानी नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को उन्होंने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? जी हमें बताना है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन है हमारे पास पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या थानेश्वर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्नौज। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर है वो कन्नौज था। अगला क्वेश्चन, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्ष की जीवनी है वो किसने लिखी? ऑप्शन है फिरदौसी, बाणभट्ट, वराहमीर या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाणभट्ट। हर्ष की जीवनी है वो बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 108, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन है वो अपनी धार्मिक सभा है वो कहाँ किया करता था? ऑप्शन है हमारे पास मथुरा, प्रयाग, वाराणसी या पेशावर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा है वो प्रयाग में किया करता था। अगला क्वेश्चन, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर में कहाँ स्थित थी? जी हमें बताना है। वर्धन वंश की राजधानी है वो थानेश्वर में कहाँ स्थित थी? ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो हम सबको पता है थानेश्वर है वो हरियाणा में स्थित है, तो इसका उत्तर भी ऑप्शन बी हरियाणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास मालवा नरेश देवगुप्त के साथ, ऑप्शन बी मोखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ, ऑप्शन सी वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति से, ऑप्शन डी मैत्रक नरेश भट्टारक से। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह है वो मोखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है हमारे पास मालवा नरेश देवगुप्त, गौड़ नरेश शशांक, मैत्रेक नरेश भट्टारक या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गौड़ नरेश शशांक। गौड़ नरेश शशांक ने हर्षवर्धन के अग्रज
राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। तो कन्नौज है वो, हम सबको पता है कन्नौज वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना है वो किस उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन है कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी सिंधु विजय के उपलक्ष्य में, या ऑप्शन डी पूर्वी भारत के विजय के उपलक्ष्य में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? ऑप्शन है हमारे पास वाराणसी, मथुरा, कांची या पाटलिपुत्र। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मथुरा। अगला क्वेश्चन, कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है हमारे पास पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट है वो थानेश्वर का निवासी था जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नागानंद का रचनाकार कौन था? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है हमारे पास बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति या भास। तो नागानंद का रचनाकार है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, नागानंद का रचनाकार है वो हर्षवर्धन था। अगला क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन है वो कहाँ किया था? ऑप्शन है हमारे पास कन्नौज व प्रयाग में, प्रयाग व थानेश्वर में, धनेश्वर व वल्लभी में या वल्लभी व प्रयाग में। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्ष ने वो 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन है वो कन्नौज व प्रयाग में किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है बाणभट्ट, विशाखदत्त, वात्सायन या हर्षवर्धन। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर्षवर्धन इन नाटकों के नाटककार थे। अगला क्वेश्चन, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? यानी गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, शशांक या हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था या सी यू की रचना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेनसांग द्वारा सी यू की रचना करना, क्योंकि इससे प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय शासक कहाँ का था? जिससे मतलब कि हर्षवर्धन है वो जीवन में एकमात्र पराजित हुआ था एक बार मात्र बार पुलकेशिन द्वितीय से, तो वो कहाँ का शासक था? ऑप्शन है वातापी या बदामी, कल्याणी, वेंगी या तंजौर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वातापी या बदामी। पुलकेशिन द्वितीय है वो वातापी या बदामी का शासक था। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? जी हमें बताना है, हर्षवर्धन ने जो अपनी बहन का विवाह वल्लभी नरेश से किया था उसका नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास ध्रुवसेन द्वितीय, शशांक, देवगुप्त या ग्रहवर्मा। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ध्रुवसेन द्वितीय, जिससे हर्ष ने अपनी बहन का विवाह किया था। अगला क्वेश्चन, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तसुंग के पास एक राजदूत भेजा? ऑप्शन है हमारे पास राज्यवर्धन, आदित्य वर्मन, प्रभाकर वर्धन या हर्षवर्धन। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर्षवर्धन। 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने चीन के राजा ताई तसुंग के पास एक अपना राजदूत भेजा था। अगला क्वेश्चन, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनियम यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास फाइयान, हेंत्सांग, इत्सिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
हेनसांग। अगला क्वेश्चन, हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? जी हमें बताना है हेनसांग है वो भारत में लगभग कितने साल रहा। ऑप्शन है हमारे पास 12, 13, 14 या 15। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेनसांग है वो भारत में लगभग 14 साल रहा। अगला क्वेश्चन, हेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 में कराया? जी हाँ, हमें बताना है हेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था उसके सम्मान में और महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ है वो महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था। ऑप्शन है हमारे पास कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग या उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कन्नौज। कन्नौज में हर्षवर्धन ने हेनसांग के सम्मानार्थ ये महासभा का आयोजन है वो करवाया था। अगला क्वेश्चन, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जी हमें बताना है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्षवर्धन। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय है वो हर्षवर्धन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका? ऑप्शन है हमारे पास पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने या विक्रमादित्य द्वितीय ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय है वो दान स्वरूप दे दी। इसका ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 100 गांवों की आय है वो नालंदा विश्वविद्यालय को दान के रूप में दे दी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, भर्तृहरि या मयूर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालिदास। कालिदास हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है भारतीय लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है किंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी भी हैं? ऑप्शन है हमारे पास मेगस्थनीज, फाइयान, हेनसांग या इत्सिंग। चार ऑप्शन में से हमारा उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेनसांग ने ये भारतीयों के बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन, अग्रहार का अर्थ क्या था? ऑप्शन है हमारे पास ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान। ऑप्शन सी सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रहार है वो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान होता था। अगला क्वेश्चन, घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग किस में होता था? ऑप्शन है खेत की जुताई में, खेत की सिंचाई में, समय मापने में या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घंटी यंत्र या तुला यंत्र का खेत की सिंचाई में उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ क्या था? ऑप्शन है जलाशय की भूमि, चारागाह की भूमि, जंगली भूमि या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एरीपत्ती है वो जलाशय की भूमि होती थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हर्षकाल में भूराजस्व की सीमा कितनी थी? जी हमें बताना है हर्षकाल में भूराजस्व की सीमा कितनी थी। ऑप्शन है 1/10 से 1/16, 1/6 से 1/10, 1/4 से 1/6 या 1/3 से 1/4। तो इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्षकाल में 1/6 से 1/10 तक भूराजस्व की सीमा थी। अगला क्वेश्चन, मोखरी शासकों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कन्नौज। मोखरी शासकों की राजधानी है वो कन्नौज थी। अगला क्वेश्चन, सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्न में से किससे जुड़ा है? ऑप्शन है फाहियान, अलबरूनी, वेक्सनीज या हेंत्सांग। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेंत्सांग। सी यू की नामक यात्रा विवरण है वो हेंत्सांग से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन है हेनसांग, मेगस्थनीज, इत्सिंग या फाइयान।
तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैक्सनीज है वो भारत का दौरा करने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा विद्या धन का केंद्र नहीं था? ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या कौशाम्बी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विक्रमशिला। विक्रमशिला है वो विद्या धन का प्राचीन भारत में केंद्र नहीं था। अगला क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की? ऑप्शन है ब्राह्मीर, आर्यभट्ट, भास्कर या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करवाती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। यानी उपयोग में क्या चीज़ लाई जाती थी? ऑप्शन है पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियाँ या पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियाँ जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ऑप्शन है हमारे पास हितोपदेश, अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र या कथासरित सागर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचतंत्र। पंचतंत्र का इतनी भाषाओं में अनुवाद है वो किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है हमारे पास बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित या विष्णु शर्मा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक है वो नारायण पंडित है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ऑप्शन है हमारे पास वसुमित्र, अशव घोष, भरतमुनि या वात्सायन। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाट्य शास्त्र की रचना है वो भरतमुनि ने की। अगला क्वेश्चन नंबर 145, विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन है हमारे पास 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व या 73 ईसा पूर्व। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ है वो 58 ईसा पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? जी हाँ, हमें बताना है अंकोर वाट कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या कंबोडिया। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंबोडिया। अंकोर वाट है वो कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? ऑप्शन है हमारे पास शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन है वो शिकार हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन है हमारे पास चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्मदर्शन या रसायन विज्ञान। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नालंदा विश्वविद्यालय है वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ऑप्शन है हमारे पास मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोंडी या अरिकमेडू। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरिकमेडू। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ऑप्शन है हमारे पास चावल, गेहूं एवं जौ, ज्वार, बाजरा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूं एवं जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है वो गेहूं एवं जौ थे। तो दोस्तों आज हम की वीडियो में हमने 150 क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए ल्यूसेंट जीके के प्राचीन भारत में से। और इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो डाली हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट है वो आपके लिए यूज़फुल ज्ञानवर्धक कंटेंट आपके लिए लेके आएँ ताकि आपको कंपटीशन एग्जाम में वो तैयारी करने में सहायता मिले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।